आइए अब हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके 3 या फिर 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ देखो हम लिखते हैं भाज्य संख्या की परिभाषा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक, ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, अथवा में एक और डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। मतलब कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त किसी अन्य नंबर से विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। यहां पर हम एग्जाम्पल में लिखते हैं इस साइड, जैसे कि 4, यहां पर 1 नहीं लेंगे, हमने बताया था 1 ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। 2 और 3 तो हमने बताया था अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये 4 है। 4 के बाद अपना 6 आ जाएगा, 6 के बाद अपना आ जाएगा 8 और ये 9 और ये 10 यहाँ पे आ जाएगा 12, ये 14, 15, ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, अब यहाँ देखो अच्छे से, इनके 3 या फिर 3 से अधिक गुणनखंड निकलेंगे। जैसे ये 4 है, 4 1 से विभाजित हो जाता है। ठीक, 4 2 से विभाजित हो जाता है और 4 4 से भी विभाजित हो जाता है। इसके यहाँ देखो 3 गुणनखंड निकले। इसी प्रकार ये जो 6 है, 6 अच्छे से देखो 1 से विभाजित हो जाएगा, 6 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा और 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार ये 8 जो है 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, 4 से विभाजित होता है और 8 से विभाजित हो जाता है। ये जितनी भी संख्याएं लिखी हैं जिनके 3 या फिर 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो अगर हम आपसे पूछें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है तो क्या बताओगे? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितना है? 9। सबसे छोटी विषम भाज्य, ये तो सम है ना, सबसे छोटी विषम भाज्य कितना है? 9। ठीक, यहाँ देखो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपसे बताएं कि ये इसमें से कौन सी संख्या भाज्य है या फिर कौन सी संख्या अभाज्य। जैसे हम अभाज्य पहले पूछ रहे हैं। ठीक, -2 ये 4, ठीक, और यहाँ पे अपना 5। हमें बताइए इसमें से कौन सी संख्या अभाज्य है। यहाँ देखो -2 आ गया है, हमने यहाँ पर अच्छे से लिख रखा है कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्गीकरण। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, माइनस की नहीं हो सकती हैं। ये माइनस वाला तो भाज्य संख्या होगा ही नहीं। ये जो 4 लिखा है, 4 अपनी भाज्य संख्या है। 4 अपनी क्या है? भाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या तो है नहीं, ये अपनी भाज्य है और ये अपना क्या है? अभाज्य। ठीक, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अभाज्य संख्याओं को और डिटेल में पढ़ते हैं कि अभाज्य संख्याओं को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। अब यहाँ देखो हम अभाज्य संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ते हैं। अभाज्य संख्याओं को 3 भागों में बांट सकते हैं, इसको हमने पिछले वीडियो में बता ही रखा है। तो यहाँ देखो सबसे पहला पार्ट है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी 2 संख्याएं जिसमें दोनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और सह अभाज्य संख्या अगर दोनों है तो उनका HCF कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। यहाँ पर हम लिखते हैं ऐसी दो संख्याएं जिनमें दोनों संख्याएं अभाज्य हों।
ठीक, तो इनको कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी दो संख्याएं जिसमें दोनों ही संख्या क्या हो, अभाज्य, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक, जब दोनों संख्याएं हम यहाँ पर लिख रहे हैं जैसे कि a और b, ये दोनों संख्या क्या है, अभाज्य, ये दोनों संख्या क्या है, अभाज्य। तो अभाज्य संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन नहीं मिलता है। तो अगर ये दोनों संख्याएं ये अभाज्य संख्या हैं, तो अगर इनका हम HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक, कितना आ जाएगा, एक। ठीक, अब यहाँ देखो पढ़ते हैं सापेक्षित अभाज्य संख्याएं। यहाँ पर अच्छे से देखो, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर दोनों संख्याएं अभाज्य हो सकती हैं और ना भी, तो यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ पर अगर कोई दो संख्याएं हैं, अगर कोई दो संख्याएं हैं, उनका HCF कितना आ जाए, HCF अगर एक आ जाए तो उन्हें सापेक्षित अभाज्य संख्याएं कहते हैं, उन्हें सापेक्षित अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो भी सकती हैं, अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं और ना भी, मतलब कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या हो भी सकती हैं, या फिर हो सकता है एक अभाज्य हो और एक भाज्य। कुल मिला के इन दोनों संख्याओं का HCF क्या आना चाहिए, एक, क्या आना चाहिए, एक। ठीक, यहां से यहां देखो, यहां भी HCF एक आता है, यहां भी HCF एक आता है, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ पर दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसमें दोनों अभाज्य संख्या हो भी सकती हैं और ना भी। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स, मतलब कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी दो संख्याएं, अगर यहाँ पे दो संख्याएं हम लिख लें, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में दो का अंतर हो, उन्हें जुड़वा प्राइम नंबर कहते हैं, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल यहां लेते हैं, इन संख्याओं का एग्जाम्पल भी यहां पर लिख देते हैं। अच्छे से देखो एग्जाम्पल, मतलब कि ऐसे पेयर जैसे 2,3, अच्छे से देखो दोनों क्या हैं, ये दोनों ही अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये जो पेयर है ये क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक, इसी प्रकार 5 और ये 7, ठीक, इसी प्रकार 7 और ये 9 नहीं होगा। अच्छे से देखो यहाँ पर ये क्या है अपना भाज्य और ये क्या है अभाज्य, तो ये नहीं है, ये है अपना, ये है। इसी प्रकार 11 और 13 ये भी है। ठीक, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो सापेक्षित अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जिनका HCF एक हो। तो जितने भी, यहाँ से एक पॉइंट समझो, जितने भी सह अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या होते हैं, सापेक्षित अभाज्य संख्याएं। लेकिन सभी सापेक्षित अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ देखो 2,3, 2,3 भी क्या है, सापेक्षित अभाज्य संख्या, और यहाँ भी देखो है सहअभाज्य संख्या है। इनका HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक। इसी प्रकार हम यहाँ 3 और 4 कर दें। अच्छे से देखो 3,4 हमने कर दिया है, 3,4 ये अपना देखो अच्छे से, ये है अभाज्य संख्या, ये है भाज्य संख्या। लेकिन इनका जब HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, एक। जब इसका HCF आएगा एक तो ये क्या हो जाएगी, अपनी सापेक्षित अभाज्य संख्या। लेकिन 3,4 जो है ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया है, 4 अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 5,6, ठीक, 7,9 भी आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सहअभाज्य नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये सभी क्या हैं, ये सभी अपने सापेक्षित अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका HCF एक आएगा। अब यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे ले रहे हैं हम 2,3, 5,7। अच्छे से देखो, हमने बताया कि अंतर कितना होना चाहिए, 2। तो ये दोनों, और यहाँ पे अच्छे से देखो ऐसी दो अभाज्य संख्या, दोनों क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। दोनों क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। यहाँ पे दोनों अभाज्य संख्या हैं, लेकिन अंतर यहाँ पर 2 का नहीं है, तो ये जुड़वा प्राइम नंबर नहीं है।
अच्छा देखो दोनों ही प्राइम नंबर है, मतलब कि अभाज्य संख्या है, वो अंतर भी 2 का है, तो ये जुड़वा प्राइम नंबर है। अच्छे से देखो दूसरा यहाँ पे हमने 7,9 लिख दिया। यहाँ अंतर तो 2 का है, लेकिन ये जो 9 है 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये भी जुड़वा प्राइम नंबर नहीं है। और यहाँ पे 11,13 11,13 ये अच्छे से देखो, ये अपना क्या है, जुड़वा प्राइम नंबर। दोनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच का अंतर कितना है, 2। बीच का अंतर कितना है, 2। ठीक, अब यहाँ देखो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं जो आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक, यहाँ देखो अच्छे से, यहाँ पर हम सम विषम से रिलेटेड कुछ नियम पहले लिख रहे हैं। यहाँ देखो जैसे ये सम संख्या है और ये भी सम संख्या है, अगर सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो अच्छे से देखो सम संख्या ही आती है। तो यहाँ पर एक नियम बनता है, अगर सम संख्या मतलब इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करते हैं तो हमेशा इवन नंबर ही आता है। सेम इसी प्रकार यहाँ अच्छे से देखो, अगर हम इवन नंबर में इवन नंबर घटा दें, ठीक, इवन नंबर में इवन नंबर घटाएंगे तो तब भी पर यहाँ हमेशा सम संख्या ही आता है। तो यहाँ पर एक नियम बनता है कि सम संख्याओं में सम संख्या जोड़े या फिर घटाएं, हमेशा सम संख्या ही आएगी, हमेशा सम संख्या ही आएगी, ये आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार यहाँ अच्छे से देखो, अगर हम दो विषम संख्याएं लें, दो विषम संख्याएं लें, ठीक, दो विषम संख्याएं हमने लिया, दो विषम संख्याओं को चाहे आपस में जोड़ें या फिर घटाएं, हमेशा यहाँ अच्छे से देखो कितना आएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा 2 और यहाँ पे 8। अगर विषम संख्याओं को आपस में जोड़ें या फिर घटाएं, अगर विषम नंबर मतलब कि ओड नंबर जोड़ें या फिर घटाएं हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन में आसानी होगी। ठीक, इसी प्रकार यहाँ अच्छे से देखो, अगर हम सम संख्या में सम संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छे से देखो 4 दूनी 8, ये भी एक सम संख्या है। ठीक, अगर हम एक विषम संख्या ले एक सम संख्या लें, एक क्या लें, सम संख्या, तो भी अच्छे से देखो ये भी कहा जाएगा अपना 12, ये भी अपना क्या है, ये भी एक सम संख्या है। अगर हम दोनों विषम संख्या ले लें, दोनों विषम संख्या ले लें तो आ जाएगा 9, ये अपना क्या है, ये अपना एक विषम संख्या है। तो यहाँ से देखो नियम जो बनते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। अगर हम ये देखो दोनों इवन नंबर हैं, अगर इवन नंबर का मल्टीप्लाई इवन नंबर कराएंगे तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा, इवन नंबर ही आएगा। इसी प्रकार अगर एक नंबर इवन है और एक नंबर ऑड है, आगे पीछे हो सकता है गुणे में, चाहे पहले ऑड है या फिर बाद में इवन, या फिर पहले इवन या फिर ऑड में बाद में, ठीक, तब भी पर हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। क्या आएगा, इवन नंबर। सेम यहाँ अच्छे से देखो, सेम यहाँ पर देखो, अगर दोनों ही ऑड नंबर हैं, दोनों ही ऑड नंबर हैं, अगर ऑड नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। क्या आएगा, ऑड नंबर। कोई भी नंबर आप लोग ले सकते हैं। ठीक, ये अपने कुछ नियम हो चुके हैं। और यहाँ हम नियम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ देखो ये 2 एक सम संख्या है, सम संख्या की पावर अगर 1 करते हैं या फिर सम संख्या की पावर 2 कर लें या फिर सम संख्या की पावर 3 कर लें या फिर सम संख्या की पावर कितनी कर लें, 4, तो अच्छे से देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 16। तो हर कंडीशन में यहाँ अच्छे से देखो, चाहे पावर सम हो चाहे विषम हो, कुछ भी पावर रखते हैं तो हमेशा अच्छे से देखो हर बार एक सम संख्या ही मिलती है। तो यहाँ से एक और नियम अपना बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है, अगर इवन नंबर की पावर कुछ भी है तो इवन नंबर ही आएगा, तो इवन नंबर ही आएगा। इसी प्रकार अगर कोई ऑड नंबर है, ऑड नंबर की पावर हम यहाँ पर बनाते हैं ऑड नंबर की पावर अगर 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है या फिर 4 है, अच्छे से देखो, अगर 3 है तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 27, यहाँ पे कितना आ जाएगा 81। हर कंडीशन देखो, विषम की पावर कुछ भी कर रहे हैं तो विषम नंबर ही आ रही है। तो यहाँ बता रहे हैं, अगर हम ऑड नंबर है, ऑड नंबर की पावर कुछ लेंगे तो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। ठीक, एक नंबर यहाँ पर हम लिख देते हैं अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड, लगातार नोट में डाल लेना, ये सब क्वेश्चन में यूज होंगे। लगातार अभाज्य संख्याएं, लगातार अभाज्य संख्याएं, लगातार अभाज्य संख्याएं, लगातार अभाज्य संख्याएं जो हैं, अच्छे से देखो, ये अपना 3,
5, ये 7, एक पेयर मिलता है 3, 5, 7, ये 2-2 के अंतर में है। ऐसी और कोई नंबर नहीं मिलेगी जो लगातार हो, मतलब कि सेम डिफरेंस पे हो। ये एक ऐसा पेयर है 3, 5, 7, ये लगातार हैं जो 2-2 के डिफरेंस पर हैं। तो आइए अब हम देखते हैं अभाज्य संख्याओं की जांच। अभाज्य संख्याओं की जांच हम कैसे करेंगे, यहाँ देखो हम डिटेल में पढ़ते हैं। टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये लास्ट नियम है बिना दशमलव वाली संख्याओं में। ठीक, यहाँ देखो अगर हमें किसी भी संख्या को बताना है कि यह प्राइम नंबर है या फिर नहीं, मतलब कि अभाज्य संख्या है या फिर नहीं, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया होगा उसको हम 6 से भाग देंगे। क्या देंगे, 6 से भाग। फिर देखेंगे शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है वो देखेंगे। ठीक, शेषफल, अगर शेषफल 1 या फिर 5, अगर शेषफल 1 या फिर 5 आता है तो अभाज्य संख्या हो सकती है। अगर शेषफल 1 और 5 आता है तो अभाज्य संख्या हो सकती है, अभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक, कोई पक्का नहीं है कि होगी ही, लेकिन हो सकती है। अगर इसके अलावा कोई भी अंक शेषफल में आता है तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो यहाँ देखो एक एक स्टेप से इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमें इस संख्या जो 163 है, हमें बताना है कि यह संख्या अभाज्य संख्या है या फिर नहीं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर 6 से भाग देना है। संख्या को 6 से भाग देते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर अपना आ जाएगा 1। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। आप लोग यहाँ भाग देके ऐसे आप लोग चेक करते हैं, चेक कर लेना शेषफल कितना आएगा, 1। कितना आ जाएगा शेषफल, 1। यहाँ देखो जब शेषफल 1 आएगा, जब शेषफल 1 या फिर 5 आएगा तो ये जो संख्या है भाज्य संख्या हो सकती है, कोई पक्का नहीं है। ठीक, हो सकती है। तो आगे स्टेप देखो क्या करना है, हम क्या करेंगे, 163 से बड़ी संख्या लेंगे। 163 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, कौन सी, पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या ले लो जो कि क्या हो, 163 से बड़ी हो। तो 163 से बड़ी पूर्ण संख्या 169। क्या है, 169। अब ये जो 169 आया है इसका हम वर्गमूल ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 13। अब क्या करेंगे, 13 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लेकर इस संख्या में हम भाग देंगे। तो 13 से छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर हम लिख रहे हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और ये 11। ठीक, ये 13 से छोटी क्या है, अभाज्य संख्याएं। 13 से छोटी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक, पहला स्टेप ने क्या बताया, सबसे पहले 6 से भाग देंगे। अगर शेषफल 1 या फिर 5 आएगा तो जो संख्या दी हुई है उससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, फिर उस संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल जितना आएगा उससे छोटी सभी अभाज्य संख्या लिख लेंगे, इन संख्याओं से भाग देंगे। अगर किसी भी संख्या से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। जब अभाज्य संख्या नहीं होगी तो वो क्या होगी, भाज्य संख्या। ठीक, यहाँ देखो 2 से यह संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, क्योंकि विभाज्यता के नियम में हम आगे बताएंगे कि 2 से संख्या वो विभाजित होती हैं अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। तो यहाँ इकाई का अंक 3 है तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है। 3 से विभाजित नहीं होगी, जो 3 का विभाज्यता का नियम है, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ अच्छे देखो, ये 3 और ये 6, 9, 9, 1, 10, 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता है तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 5 से भी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 5 का नियम जो होता है, अगर इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो, 0 या फिर 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होती है। अब 7 से मैसेज चेक कर लें, विभाज्यता के नियम में आप लोगों को 7 का भी नियम बताएंगे, 11 का नियम भी बताएंगे। अच्छा देखो, 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2, ये 3, कितना हो गया है, 23। जो 23 है 7 के टेबल में नहीं आता है, इसीलिए 7 से भी विभाजित नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ देखो 11 से चेक करते हैं, 11 का नंबर 11 बच जाएगा 5, 53, 11 के बारे में 53 नहीं होता है। ये इन किसी भी नंबर से विभाजित नहीं है, अतः यह अभाज्य संख्या है। हमें और नंबर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतने ही नंबर से बता सकते हैं ये संख्या अभाज्य संख्या है या फिर नहीं। तो यहाँ लिख देंगे ये जो संख्या है ये क्या है, अभाज्य संख्या है।
ये अभाज्य संख्या है क्योंकि ये किसी भी नंबर से पूर्णतया विभाजित नहीं है, अतः यह अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। अगर इन नंबर्स में किसी भी नंबर से ये पूर्णतया विभाजित हो जाती तो यह अभाज्य संख्या नहीं होती। ये किसी से विभाजित नहीं हो रही है, अतः यह अभाज्य संख्या है। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम 6 से भाग देंगे और चेक करेंगे इसका शेषफल कितना है। इसका शेषफल आप लोग भाग देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। अच्छे से देखो, यहाँ पे इसको आप लोग भाग ऐसे देखकर देख लेना। 6 दूनी 12, यहाँ पे बच गया 12, ये 5 51, 8 छंग 48, 6 8 मतलब 48 आ जाएगा। यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा? 3। शेषफल कितना रहा? 3। अभी हमने बताया है अगर शेषफल 1 या फिर 5 आएगा तो संख्या अभाज्य हो सकती है। यहाँ तो 3 आ गया, जब शेषफल 3 आ गया है तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर 1 या फिर 5 आएगा तभी होगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे यह अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। अब अच्छे से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, 6 से भाग देंगे और देखेंगे कि शेषफल कितना आ रहा है। तो इसको भाग देके देख लेना, आ जाएगा 5। अच्छे से देख लो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बच जाएगा 2, ये 3, 6 त्रिक 18 बच जाएगा। शेषफल कितना बना? 5। शेषफल कितना आ जाएगा? 5। जब शेषफल 1 या फिर 5 आता है तो यह संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है। तो क्या करते हैं, 143 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे जो कि होता है 144। 144 का हम वर्गमूल निकालेंगे, आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। अब 12 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखते हैं हम, 2 3 5 7 और ये 11 और ये 11। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं से ये जो संख्या दी हुई है इसमें भाग देंगे। तो यहाँ ये 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इकाई का अंक में 0 2 4 6 8 नहीं है। ठीक, 3 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है। 5 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 0 और 5 नहीं है। इसी प्रकार 7 से नहीं होगा क्योंकि 7 दूनी 14, शेषफल कितना बच रहा? 3। 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। लेकिन 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अच्छे से देखो, 11 का नाम 11 बच जाएगा 3, 11 3 33। ये जो संख्या है 11 से पूर्णतया विभाजित है, अतः ये संख्या क्या है? क्या है? एक भाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 11 से विभाजित हो रहा है। अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या होगी? भाज्य संख्या। क्या होगी? भाज्य संख्या। अब यहाँ अच्छे से देखो, ये वाला एग्जांपल करते हैं। इसको 6 से भाग दिया। किससे भाग दिया? 6 से। जब हम 6 से भाग देंगे तो इसका शेषफल देखेंगे कितना आ जाएगा। शेषफल देकर देखो कितना, 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना बच रहा है? ये बच जाएगा 5, ये हो गया 53। यहाँ पे शेषफल 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। अच्छे से देखो, 100 कितना था? यहाँ पे 171 था। यहाँ देखो ये 3 ज्यादा है, तो यहाँ जब शेषफल 3 था तो यहाँ ये 2 ज्यादा है, इससे 2 ज्यादा है तो इसमें शेषफल भी 2 ज्यादा बच जाएगा, मतलब कि 5। यहाँ शेषफल कितना था? 3, तो यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा? 5। आप लोग भाग देना जानते हैं, आप लोग भाग देकर देख सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, जब शेषफल 1 या फिर 5 आता है, जब शेषफल 1 या फिर 5 आता है तो हम क्या करते हैं, तब हम इसको चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक करेंगे। कैसे? इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। 173 से बड़ी होता है 196। 196 होगा, इसका हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल। वर्गमूल निकालेंगे, आ जाएगा 14। अब 14 से छोटी सभी पूर्ण वर्ग सभी अभाज्य संख्या लेंगे। क्या लेंगे? सभी अभाज्य संख्याएं। सभी अभाज्य संख्याएं हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये अपना ये आ जाएगा। ठीक, अब इन संख्याओं से इसको विभाजित करके देखेंगे। 2 से तो है नहीं, 2 से तो है नहीं, 7 3 10, 3 से भी नहीं है, इससे भी नहीं, 7 से चेक कर सकते हैं। 7 7 7 दूनी 14, यहाँ पे बच जाएगा अपना कितना? 3 और ये 33। 14 है, ये 3 33, 7 के पारा में 33 आता ही नहीं है। अब 11 से चेक करेंगे। अच्छे से देखो, 11 का नाम 11, वो यहाँ पे बच गया 6, 63 भी नहीं था, मतलब कि ये इन किसी भी संख्याओं से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। जब विभाजित नहीं होगी तो ये अपनी क्या है? अभाज्य संख्या। तो यहाँ लिख देंगे ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 173 किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होगी। 173 केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है।
अब यहाँ देखो हम इस वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। इसके में बताना है कि ये भाज्य संख्या है या फिर नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 6 से भाग देंगे। जब 6 से भाग देंगे तो अपना शेषफल कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। अच्छे से देखो, 6 3 18, 6 4 24, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3। जब शेषफल 3 आ गया है तो यहाँ देखो अगर 1 और 5 आएगा तो हमें बता, तब अभाज्य संख्या हो सकती है। जब शेषफल 1 या फिर 5 आएगा तो अभाज्य संख्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अब हमने बिना दशमलव वाली सभी संख्याओं को बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम अगले वीडियो में दशमलव वाली संख्याओं को पढ़ेंगे। जब सभी दशमलव वाली संख्याएं पढ़ लेंगे उसके बाद इनसे संबंधित सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले वीडियो में दशमलव वाली संख्याओं को पढ़ेंगे।